इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़े हैं। सूरज, कौन कौन सी समितियां हैं जिनकी बैठकें कल हुई हैं और जिनकी बैठकें सोमवार को होनी हैं? रामवीर जी, अगर हम संसद की समितियों की बैठक की बात करें तो संसद सत्र के बाद ये हम देख रहे हैं रोज़ाना 4-5 संसद की समितियों की बैठकें हो रही हैं। संसद की जो समितियां होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि संसद की जो अपनी कार्य बैठकें होती हैं, समय वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि उस सभी विषयों के बारे में व्यापक तरीके से चर्चा हो जाए। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, मानसून सत्र जो संसद का हुआ था, विधायी कामकाज के लिहाज से काफ़ी ऐतिहासिक रहा था। 167% कामकाज हुआ था, 25 विधेयक पारित हुए थे। लेकिन उसके बावजूद ऐसा रह जाता है कि उसमें जनता या और भी जो पक्ष होते हैं उसको उसमें समाहित करने के लिए इसलिए समितियां होती हैं। समितियां दो तरह की होती हैं रामवीर जी, एक स्थायी समिति है, एक अस्थायी समिति है। जो स्थायी समिति होती है मंत्रालयों से जुड़ी होती है और सभा से के अन्य विषयों से जुड़ी होती है, जिनका चुनाव सभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर किया जाता है। अस्थायी समिति किसी विशेष परिस्थिति में बुलाई जाती है, तो उसमें जेपीसी भी होती है और अन्य समितियां भी होती हैं। तो हमने देखा बीते दिनों, लगभग हमने बीते सप्ताह में हमने देखा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक 2019 का था, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक को लेकर। उसको लेकर एक संयुक्त संसदीय बैठक समिति बनाई गई थी, मीनाक्षी लेखी दिल्ली की जो सांसद है उनकी अध्यक्षता में, और उसको लेकर एक व्यापक बैठक में चर्चा चल रही है। आम लोगों से भी सुझाव उस विधेयक के संबंध में मांगे गए थे और संबंधित जो लोग हैं या जो उनसे भी चर्चा इस बाबत की जा रही है, समिति उनको बुला रही है। तो उसकी हमने व्यापक चर्चा पिछले सप्ताह में देखा है कि उस समिति लगभग बैठी है और उस पर चर्चा हुई है। साथ में संसद की जो स्थायी समितियां हैं, जो मंत्रालय से जुड़ी हुई हो या फिर लोकसभा से जुड़ी हुई हो, उनकी बैठकें भी हुई हैं। और ऐसी ही अगले सप्ताह जो सोमवार को है उसमें भी हम देखने वाले हैं 4 समितियों की बैठक होगी, जिसमें 2 मंत्रालयों से जुड़ी हुई संसद की स्थायी समिति है और 2 अनुसूचित जाति जनजाति और जो लोकसभा से जुड़ी हुई समिति है उसकी बैठक होगी। तो इन समितियों की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है रामवीर जी। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं और सीधे बिहार से कुछ बात होना ये भी आपके साथ ज़रूरी है। बिहार में अंतिम चरण का चुनाव जो है उसके क्या आज उसकी वोट है, उसके क्या वहाँ समीकरण है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल, लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है, तेजस्वी को उनकी कमी खलेगी? रामवीर जी, अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो बिहार की राजनीति में लगभग हम 90 के दशक से देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो लालू प्रसाद यादव की छवि के बगैर लड़ा गया हो। या तो वो केंद्र बिंदु में तब रहे जब सत्ता 15 साल उनके या उनके परिवार के पास रही, या फिर जब भी विपक्ष में हमने देखा था एनडीए जिसमें 1.5 साल वो भी शामिल रहे थे इस 15 साल में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले में, लेकिन उसमें भी वो केंद्र बिंदु में रहे। या तो उनके शासन के 15 साल को, जिसको कथित तौर पर जंगल राज या कानून व्यवस्था के लिए आलोचना की जाती है या घोटालों के लिए आलोचना की जाती है, उसके लिए रही, या फिर इस बार भी हम देख रहे हैं जो चुनाव चल रहा है वो पूरा कहीं ना कहीं जो है उसी पे चल रहा है। विपक्ष या कहें हम एनडीए जो खासतौर से वो बार बार बिहार की जनता को लालू प्रसाद यादव के अगुवाई वाले या उनके परिवार के अन्य सदस्यों के अगुवाई वाले शासन के जंगल राज और जो कानून व्यवस्था की जो कुव्यवस्था थी, जातीय संघर्ष या जातीय हिंसा होती थी, उसका हवाला देके ही चुनाव लड़ा जाता है। तो लालू प्रसाद यादव केंद्र बिंदु में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव एक करिश्माई नेता है और जो बोलने की जो उनकी क्षमता होती है, खासतौर से जो मासेस को कनेक्ट वो करते हैं, वो बड़ी अद्भुत है। लेकिन इस बार रामवीर जी हमने एक जो अलग से चीज देखी थी वो ये कि तेजस्वी यादव उनके पुत्र जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष की, खासतौर से महागठबंधन का चेहरा है मुख्यमंत्री का, उन्होंने पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल गायब रखा है और उन्होंने जनता से 15 साल की जो जंगल राज, कथित तौर पर जंगल राज जिसे कहा जाता है, उसको लेकर भी जनता से माफी मांगी थी। तो अब वैसे तो कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के द्वारा कि जब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो लाडले हैं वो अपने चेहरे पर, स्ट्रेटेजिकली अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। वो तेजस्वी यादव ने इस बार जो रणनीति अपनाई है रामवीर जी, वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने जो पुरानी परिपाटी रही, MY फैक्टर की बात करें या फिर जातीय गोलबंदी की बात हो या परंपरागत जो राजनीति के ढर्रे थे उसको तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 15 साल जो शासन से वो दूर रहे, सत्ता से दूर रहा है उनका परिवार या उनका दल, तो उसको लेकर उन्होंने अपनी छवि पे, मुद्दों पे बड़ा काम किया। और इसलिए आप देखेंगे जो पोस्टर्स थे सूरज, RJD के, एक छोटी सी बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था। हाँ, चिदम्बरम ने चुटकी ली है, उन्होंने कहा है, और चुटकी ली है नीतीश कुमार के संन्यास लेने वाले बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू जनता से दया याचिका मांग रहे हैं। क्या जनता दया करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सबके अपने पे वर्जन है रामवीर जी इसको लेकर। नीतीश कुमार ने जो तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब उन्होंने जनता से एक अपील की थी कि ये उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव सभा है। वैसे तो जदयू ने, उनके दल ने शाम तक इसका खंडन कर दिया था कि वो आखिरी चुनाव नहीं, उनका संदर्भ उस दिन आखिरी, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का वो आखिरी चुनाव प्रचार था, इसके संदर्भ में है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर इसे मान लें, नीतीश कुमार की आयु भी लगभग 70 के आसपास है। वो अपनी पारी 15 साल चाहे राज्य में सत्ता संभालने की रहे हो या केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका रही है। तो एक तरह से अगर हम NDA की परिप्रेक्ष्य देखें तो ये एक भावनात्मक अपील थी उनके मतदाताओं को, बिहार की जनता को लेकर कि 15 साल के शासन के बाद ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो शायद बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की जनता जो है उनकी